जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण और आप देख रहे हैं लक्ष्मण जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आ गया हूं कंपनी गार्डन अल्फ्रेड पार्क, जहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं एक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की स्टोरी। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ और देखिएगा ये स्टोरी एक चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करके खुद ही आज़ाद के नाम से आज़ाद हो गए। तो आइए देखते हैं इनकी स्टोरी। 23 जुलाई 1906 में इसी गांव भावरा में पंडित चंद्रशेखर तिवारी का जन्म हुआ। देश के बाकी हिस्सों की अपेक्षा अपनी ही रफ्तार से चलता ये गांव बेहद ही पिछड़ा था। चंद्रशेखर तेजस्वी थे, पढ़ाई लिखाई में अव्वल और शरीर से तगड़े होने के नाते उन्हें मलखम तीरंदाजी का बेहद शौक था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी अपना रास्ता खुद चुन लेती है। एक छोटे से गांव में लक्ष्यहीन जीवन चंद्रशेखर को रास नहीं आ रहा था। कई दफा घर पर पिता सीताराम तिवारी और मां जगरानी से भी इन्होंने जिक्र किया, पर वो अपने बेटे को घर से कहां दूर भेजने वाले थे। चौदह साल के होते होते एक दिन खुद चंद्रशेखर अपना रास्ता बनाने के लिए निकल पड़े। ये एक ज्वेलरी जो रखता था सुनार के साथ मुंबई पहुंचे और वहां पे बोट की पेंटिंग करने के लिए कुछ दिन तक काम संभाल लिए और वहां पे बोट की पेंटिंग करने लगे। मुंबई में रहते रहते चंद्रशेखर को फिर वही सवाल बार बार परेशान कर रहा था कि अगर बस पेट ही पालना है तो गांव भावरा क्या बुरा था। पर अब उन्हें देश में चल रहे आंदोलनों का भी अच्छा ज्ञान हो रहा था। अखबारों पत्रिकाओं से अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में जानकारी मिल रही थी। फिर पिता की इच्छा थी कि चंद्रशेखर उच्च शिक्षा प्राप्त करे, सो उन्होंने काशी में प्रवेश कर लिया। काशी उन दिनों न केवल अध्ययन के केंद्र था बल्कि क्रांति का भी था। चंद्रशेखर यूं तो संस्कृत पाठशाला में पढ़ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन पर था। उन्नीस के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की बर्बर कार्यवाही ने समूचे हिंदुस्तान को एक आक्रोश से भर दिया था। अब काशी में भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और ये हुआ संस्कृत कॉलेज से। चंद्रशेखर भी यहाँ धरना दे रहे थे जब अचानक पुलिस आई तो चंद्रशेखर आजाद को भी गिरफ्त में ले लिया। चंद्रशेखर के अलावा बाकी अन्य विद्यार्थी इनसे उम्र में बड़े थे, उनको एक कठोर कारावास की सजा दी गई। पर चंद्रशेखर को एक विकल्प दिया गया कि तुम माफी मांगकर एक चेतावनी के साथ छोड़े जा सकते हो। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और इसकी उम्र को देखते हुए ये अदालत इसे 15 बेतों की सजा मुकर्रर करती है। ये कोई मामूली बेत नहीं था, एक ऐसा बेत जिसे पानी में पिछले कई दिनों तक रखा जाता था। उसके बाद तभी निकाला जाता था जब अपराधी को सज़ा देना होता था, और अपराधी को इस प्रकार सज़ा देते थे कि जब तक कि उसकी हड्डी या मांस न दिखाई देने लगे, और घाव को ठीक होने में लगभग 5-6 महीने लग जाते थे। लेकिन ये तो चंद्रशेखर आज़ाद थे जिन्होंने कसम खा रखी थी अपने देश को आज़ाद कराने की। आइए देखते हैं क्या होता आगे। एक, दो, वंदे मातरम, तीन, भारत माता की जय। खोल उसे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी के अहिंसावादी नीतियों को बहुत से क्रांतियों का मोह भंग होने लगा और उनमें से ही चंद्रशेखर आज़ाद थे। यूँ तो क्रांतिकारी संगठनों की शुरुआत बंगाल से ही हो गई थी,
वहाँ पर अनुशीलन समिति नामक एक संस्था क्रांतिकारी के रूप में काम कर रही थी और उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी दल के रूप में एक संस्था कार्य कर रही थी। ये दोनों संस्थाएं आपस में जुड़ जाती हैं और एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संस्था का पुनर्जन्म होता है। इन सभी संस्थाओं का एक ही उद्देश्य था कि हमारे भारत देश को आज़ाद कराना है, किसी भी तरह से हमारे भारत देश को आज़ाद कराना। 1923 में चंद्रशेखर आज़ाद इसके सदस्य बन जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अब अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके थे और पूरा वक्त देश की मातृभूमि के लिए समर्पित करते थे। और उस समय उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उन्हें अपनी माँ से ज़्यादा अपने भारत माँ की चिंता थी। आज़ादी के लिए अब धन की आवश्यकता थी और आज़ाद पर यह जिम्मेदारी थी कि वो अब धन जुटाएं। चंद्रशेखर आज़ाद के एक बड़े भाई भी थे, लेकिन उनकी किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। उनके पिता की मृत्यु उनके भाई के लगभग 1 महीने बाद हो जाती है और घर में सिर्फ जगरानी देवी, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद की माता होती है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद तो प्रण कर रखे थे कि अपने देश को आज़ाद कराना है, इस मातृभूमि को आज़ाद कराना है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हिस्सा बनने के बाद उनका परिवार उनके क्रांतिकारी दोस्त ही थे और उनका धर्म देश से प्रेम। अब चंद्रशेखर आज़ाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे महान क्रांतिकारियों के सोबत में थे। क्रांति की हवा आग के झोंकों से नहीं बुझती, वह तो और भड़क उठती है। अशफाक और बिस्मिल की शहादत ने चंद्रशेखर आज़ाद को झकझोर कर रख दिया था और इसी के कारण भारत को एक और क्रांतिवीर मिल गया। गुरुजी प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम। आओ भगत, बड़े अच्छे वक्त पर आए तुम। मैं तुम्हें इनसे मिलाता हूँ, तुम शायद पहले इन्हें जानते ही होंगे। ये आज़ाद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। पंडित जी, अरे बहुत नाम सुना है आपका। और हाँ आज़ाद, ये भगत है, भगत सिंह। मातृभूमि पर जान निछावर करने के लिए हमेशा तैयार। देखो भगत, मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ मिलकर काम करो। आज़ादी की इस लड़ाई में भगत सिंह बिखर सकता है पंडित जी, लेकिन टूट नहीं सकता। मेरे सीने में भी वही आग जल रही है जो आपके और गुरुजी जैसे लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के सीने में जल रही है। ये एक ऐसी जोड़ी थी जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम कर दिया था। आज़ाद को कुछ पल के लिए संदेह जरूर हुआ था, लेकिन भगत सिंह और उनकी साझेदारी युगों युगों तक एक मिसाल बनने वाली थी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी फैसला किया कि अंग्रेजों को उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। अहिंसा अपनी जगह, पर उन्हें आभास नहीं होना चाहिए कि अहिंसा हिंदुस्तान की कमजोरी है। ये मौत नहीं है, हत्या है। हमें लाला जी की हत्या का बदला लेना ही होगा। लाठीचार्ज का हुक्म यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने दिया था ना? गॉड, हमें उसे ही मरवा देना चाहिए। योजना बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ लाहौर में हमारे अलावा हमारे दल के बाकी सदस्य नहीं। उनका इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आप जैसा ठीक समझे, हम सब आपके साथ हैं। जो भी फैसला लेंगे जान लगा देंगे। जय गोपाल, तुम स्कॉट के आने जाने वाले रास्ते पर ध्यान रखोगे। कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब कुछ, लेकिन बहुत ध्यान से। 15 दिसंबर। 15 दिसंबर। सावधानी से सब लोग अपने अपने कामों में लग जाएं। चनन सिंह नाम के एक हवलदार ने इनका पीछा किया। चनन सिंह
हाथ बढ़ा रहा था भगत सिंह को पकड़ने के लिए। ऐसी स्थिति में डीएवी कॉलेज की दीवार पर बैठे हुए आजाद ने पहला फायर किया जो चरण सिंह के रान में लगा। चरण सिंह फिर भी दौड़ता गया। दूसरा फायर हुआ जो उसके पेट में लगा और चरण सिंह धराशायी हो गया। इस तरह से ये दोनों साथी आजाद की उस निशाने की वजह से सही सलामत वहां से बाहर हो सके। ऐसे संघर्ष को देखकर अंग्रेजों को है कि नहीं? जो अपनी मौत को लेकर भला इस प्रकार का मजाक कर सकें, उन्हें भला किस बात का खौफ। सर पर कफन बांधकर ये भारत माँ की सेवा में लगातार जुटे रहे। चंद्रशेखर आजाद की बातों में एक भविष्य का खौफ था और अगले ही पल भगत सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं। आजाद अभी भी भगत सिंह को छुड़ाने के लिए प्रयास में लगे हुए थे। वो आनंद भवन इलाहाबाद आते हैं और जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करते हैं। उनको छुड़ाने की सारी उलझनें सुलझ नहीं रही थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद हार नहीं मान रहे थे। 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। तुम बर्मा गए हो? हाँ। बर्मा के रास्ते हमारे कुछ साथी सुरक्षित निकल सकते हैं, लेकिन इलाका बहुत दुर्गम है। एक मिनट, वीरभद्र जा रहा है ना? शायद उसने देखा नहीं जाना। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम? मैं कह रहा था कि मार्ग बेहद कठिन है, लेकिन आपका सोचना सही है। कुछ ना कुछ तो प्रबंध करना पड़ेगा। Hey, who are you? What are you doing here? भगत सिंह की मुकर्रर तारीख के ठीक 24 दिन पहले चंद्रशेखर आजाद इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद के लहू से रंगे उस जामुन के पेड़ को रातों रात कटवा दिया गया। उनके अंतिम संस्कार की खबर तक लगने नहीं दी गई।
देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। सिलसिलाए बाद में मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। आज़ाद की मृत्यु के बाद उनकी माता ने जो अपने अंगुलियों में धागे बांधे हुए थे वो तो आज़ाद हो गए और हमारा देश भी आज़ाद हो गया। तो दोस्तों, हमें गर्व है उन माँ पर, हमें गर्व है उस माँ पर जिनकी ये लाल हैं, जो आज भी जीती जागती बेमिसाल है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।